हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं आरएएस के पीवाईक्यूज। तो इसमें अब आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे पहले हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। तो सबसे छोटी होती है बिट, उसके बाद होता है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल नहीं है? MP3 नहीं है क्योंकि MP3 ऑडियो होता है। 16:9 के चित्र की अभिमुखता अनुपात पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेदन डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080 ई का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 1920 180 1080 पिक्सल। मोम्स का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, किस पर आधारित है? तो बूलिय बीजगणित पर आधारित होती है, 0-1 जिसको कहते हैं बूलिय बीजगणित को। अगला प्रश्न है यूपीएससी का क्वेश्चन है रिपीटेड। ब्लूटूथ तथा वाईफाई निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर पट्ट प्रयुक्त करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नवीनतम एंड्रॉइड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है मार्शमैलो। उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा बना है? केरल का इडुक्की जिला। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। अगला प्रश्न है यूनिकोड एनकोडिंग परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 16 बिट। ब्लूटूथ टेक्निक प्रयुक्त होती है यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु। लैन नेटवर्क में प्रयुक्त सिस्टम की पहचान होती है आईपी एड्रेस द्वारा। अगला प्रश्न है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूल द्वारा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 के LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये मिसाइल है दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया है? मॉकडोर्ना। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा प्रक्षेपास्त्र है, तो वो है अस्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो इल्यूशन सेकंड 78। अगला प्रश्न है C-130J सुपर हरक्यूलिक भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं USA द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वायुयान वाहक है? INS विक्रांत। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध टैंक हैं? अर्जुन एवं T-72। DNA फिंगरप्रिंट का आधार है DNA बहुरूपता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाले आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, सही है। फ्लेवर सेवर के
पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ये भी सत्य है। फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सूचिक सरणि का अभाव होता है, तो गलत है। ए और बी इज दी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न है, एक वयस्क देह कोशिका में से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सही नहीं है? डॉली वर्ष 99 में पैदा हुई थी। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। तो ये गलत है कि 1998 में पैदा हुई थी, क्योंकि 96 में पैदा हुई थी डॉली। पुनर्योग डीएनए तकनीक के चरण दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है हमें। तो इसका सही अनुक्रम है आनुवंशिक पदार्थ की पहचान और पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, डीएनए खंडन को वाहक में जोड़ना, पुनर्योजी डीएनए का पोषी कोशिका जीन में स्थानांतरण, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति और प्रवाहित प्रक्रिया लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइगेसेज आणविक कैंची नहीं, लाइगेसेज आणविक सिवनकर हाँ। सुनहरी गोल्डन चावल है, गोल्डन राइस के बारे में बताना है क्या है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोसाइकिन डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए, तो ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न फसल समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो मसूर, चुकंदर, गेहूं, बाकी जेट्रोफा, गन्ना, पाम, सोयाबीन, मक्का, रेपसीड, गन्ना, मक्का, सरसों ये इस्तेमाल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रवेशित कराकर उत्पन्न की गई, सही है। बीटी जीन कीटों से प्राप्त की गई है, तो ये गलत है। सी हो गया इसका सही उत्तर। विश्व की प्रथम आनुवांशिक रूपांतरित डेयरी बछड़ी को नाम दिया गया था लेक्स। कब हुआ था ये? 2012 में हुआ था। 2013 का क्वेश्चन है, मतलब तात्कालीन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोफॉस्फेट प्रतिरोधी प्रथम अभियांत्रिकी फसल राउंड अप रेडी में रूपांतरित जीन होते हैं इनॉल पाइरू वाइलसिकीनेट 3 फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के लिए। अगला है, प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो यूरिया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी? जीवाणु। पराजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, सही है। ये अंगों की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, भी सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, तो ये गलत हो गया। अगला है, जीव के क्लोन संबंध में कौन सा कथन सही है? क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, तो उस तकनीक को क्या कहते हैं? उस तकनीक को कहते हैं बायोमेट्रिक अन्वेषण। अगला प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो विमाएं वही बनी रहे, तो प्राप्त संरचना कहलाती है क्वांटम वेल। अगला प्रश्न है, क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट क्या है? एक अर्धचालक नैनो संरचना। अगला है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 टू द पावर -7 मीटर से कम हो कहलाता है नैनो पार्टिकल। नैनो तकनीक के निम्नलिखित उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक से और उत्तर का
चयन कीजिए। तो एरोसेल, लक्षित दवाएं, 3D नेटवर्किंग, आणविक विनिर्माण। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है परमाणु एटॉमिक अभियांत्रिकी से। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य का चयन करें। इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टीलॉस-2 और ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह है, कौन सा लॉन्चर था वो? PSLV C-55। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो MF का Ku-C उपयोग में लाए जाते हैं। अगला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनाता है, क्या बनाता है? गैस और सेल। अगला प्रश्न, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं भूतरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में या फिर पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो ये संचालित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? जो घर पर टेलीविजन देखते हैं तो उसमें अवरक्त किरणें होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इसरो सेंटर का लोकेशन कहाँ है? और हमें इसमें क्या बताना है? अच्छा, इसमें भी बताना कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में, ये सही है। URSC UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक, ये सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून उत्तराखंड में, ये हैदराबाद में है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS ये देहरादून में। तो ये C और D उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए A भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने प्रमुचित उपग्रह प्रमोचित किए गए थे? तो उस समय बहुत न्यूज में था 104। अब हमें बताना है ये कौन सा प्रक्षेपण यान कौन से सैटेलाइट से संबंधित रहा है। उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 रोहिणी सीरीज से संबंधित था और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV-C से संबंधित था। वहीं PSLV चंद्रयान फर्स्ट से संबंधित था और GSLV एडुसैट से संबंधित था। तो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के लिए प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम क्या है? तो उसका नाम है सोलर इंपल्स 2। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इन उपग्रहों में से जो दो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे हैं वे कौन कौन से हैं? GSAT-2 8 मई 2003 ये रहा था, ये तो पहुंच गया था। GSAT-4 ये विफल रहे थे। GSAT-5P भी विफल रहा। GSAT-12 सफल रहा। तो बी इज द राइट आंसर। हालांकि इस तरह के क्वेश्चनों को करके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? रूस। नासा का प्रथम सक्षम मिशन जिसके द्वारा पृथ्वी का आकार अन्य तारों के चारों ओर उपस्थित लघु ग्रहों की खोज की जा रही है वह है केपलर। चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इसमें से कथन गलत बताना है। हम प्रोटीन जंतु पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो ये गलत है। तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी तीनों सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। हमारे शरीर का वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो AD के साथ ईयर के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी जल में घुलनशील होते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। द्राक्ष शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज और चीनी सुक्रोज, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? अलसी। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है।
एसिटिक, एसिडिक तो ये साइट्रिक का है, ना कि एसिडिक का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य बताना है। विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ए और डी को छोड़कर सही है। विटामिन ई के जल में घुलनशील है, नहीं, हमने बताया था ए डी ई के वसा में घुलनशील है, तो गलत हो गया। विटामिन बी सी वसा में घुलनशील है, तो ये दोनों उल्टे दिए हुए हैं, इसलिए केवल एक सही उत्तर होगा। अगला है, लार में निम्नलिखित में से किसके पाचन सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में? अलसी किसका प्रमुख स्रोत है? देखो ये घूम के आ गया, इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 63 में अलसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अलसी किसका है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगला है, एक कठोर परिश्रम के लिए पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर क्या होता है? प्रोटीन। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निम्नलिखित समूजन या फिर एग्लूटिनोजन है? ना तो ए होता है ना बी होता है। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता और उसका गर्भस्थ शिशु है। तो माता तो रक्त आरएच हीन है, जबकि बच्चा आरएच सहित है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? ओ और आरएच नेगेटिव। निकट दृष्टि दोष मायोपिया व दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। निकट यानी कि जिसे पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं, तो ये हो गया अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? डेंगू नहीं है और बाकी तो तीनों जीवाणुवीय, क्योंकि डेंगू वायरस के कारण होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है? फाल्सीफेरम। अगला प्रश्न, दुर्दर्म मेलिग्नेंट मलेरिया होता है कौन से द्वारा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम ओवेल से, प्लाज्मोडियम मेरेलियल से, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। अगला प्रश्न, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? मस्तिष्क। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंच पाती है ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। ट्राइसम 21 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। निम्न में से कौन एक जूनोटिक रोग नहीं है? म्यूकोराइकोसिस, रेबीज, प्लेग और SARS, ये तीनों ही जूनोटिक का मतलब होता है जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 का त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? पोलियो। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, तो ये सत्य नहीं है। ये दर्द में राहत देता है, सही है। ये खून के थक्के नहीं जमने देता, ये भी सही है। यह न्यूरोलॉजिकली तंत्रिक रूप से सक्रिय दवा है, तीनों सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क की अग्र मस्तिष्क पश्च की? अगला प्रश्न है, मिलान करना है। धोबी इच यानी कि खुजली कवक से होती है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, निमोनिया जीवाणु से होता है, मम्स विषाणु से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोगी वाहन के सामने सामान्यतः अक्षरों को एम्बुलेंस के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों में पार्श्वीय
उत्क्रमण होता है तो सही है और व्याख्या करता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीनाहारी के रूप में किया जाता है, इसको आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर। विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बर्ड फ्लू। मीना माता रोग का कारण है पारा। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? मीजल्स, खसरा को। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? एंड्रेलिन। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। निम्नलिखित रोगों में से एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है? हेपेटाइटिस बी। बाकी तीनों पानी की प्रदूषण की वजह से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो शैवाल नहीं उगते हैं। शैवाल और लाइकिन, अगर दोनों ऑप्शन में तो लाइकिन आएगा, क्योंकि लाइकिन की विशेषता है वो स्वच्छ जल में ही उगते हैं। शैवाल प्रदूषित स्थानों पर भी उग सकते हैं। अगला प्रश्न है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? समुद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैव निम्नकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, सही है। गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरणीय प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ये गलत है। तेज करते हैं, धीमा नहीं करते, तो इसका उत्तर सी हो गया। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, सही है। अगला प्रश्न, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? अजोला, एजोबैक्टर। अजोला अजोटो बैक्टर, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन हो गया। अजोला, और ये अजोटो नहीं है, अजोला एजोबैक्टर होता है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठन नहीं है? तो वायु नहीं है, वनस्पति, जानवर, जीवाणु है। जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण? नहीं। शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण? नहीं। नाइट्रोजनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्ट के आधिक्य के कारण। पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना जैव आवर्धन कहलाता है। यानी कि एक पशु से दूसरे पशु में, अगर जैसे कोई एक पशु दूसरे पशु को खाता है तो इससे ज्यादा इसमें प्रदूषण बढ़ जाएगा, इसको ही जैव आवर्धन कहते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रमण, परासरण। रिवर्स ओस्मोसिस इंग्लिश में कहते हैं उत्क्रमण परासरण को। अगला है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चावल। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन है 20%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिह्न। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी 2-3 बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है? तो CO2, CH4, N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सर्वाधिक किसका है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के में नीचे दिए गए में से कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं?
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए और बी। अगला प्रश्न, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देती हैं। सही है, जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैस है हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ए और फर्स्ट और सेकंड हो गया। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? उल्कापिंड से, हानिकारक वायु से, या फिर अंतरिक्षीय अन्य विकिरण से? तो विकिरणों से बचाती है ओजोन परत। निम्न में से कौन वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है वायु को, जो कि अर्धजलीय कार्बन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, गैर क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया? बांस। अगला प्रश्न है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता पत्त स्थल है? पूर्वी घाट, सुंदरवन, गंगा का मैदान, तो पश्चिमी घाट। कीवी है उड़ान अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। मरुस्थल में फ्रीएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसलाजड़ होती है। अत्यधिक घनी मानव जनसंख्या से प्राकृतिक आवासों के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न जैव विविधता प्रखर स्थल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। बांग्लादेश में नहीं, चीन में, भारत में और इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसको अमेंड कर दिया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो वर्तमान में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? व्हेल। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र भूमाड़ा अजमेर में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में स्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सही स्थानों को पहचानें जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं। जयपुर, नवलगढ़ और झालारा पाटन झालावाड़ में। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है? तो मॉर्फिन है। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? तो हीलियम और नाइट्रोजन को भी मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? तो नायलॉन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथेन। ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की
परत चढ़ाई जाती है रांगे की यानी टिन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, गलत है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो सही है। तो इसका उत्तर हो गया ए, बी और डी। देखो बी और सी ऑप्शन एक जैसे हैं, या तो बी मान लो या सी मान लो। अगला है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन। शुष्क बर्फ है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो सिट्रिक अम्ल। पेट्रोल में होता है कार्बन और हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा दूध से दही बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? लैक्टिक एसिड। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो वह निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमा बिंदु घटता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है, तांबा, जस्ता, निकेल उपस्थित होते हैं। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 1/2H2O। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। N2O मापने की इकाई है जल की अविलता, टर्बिलिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताना है कौन सा क्या मापने के लिए। तो एरोमीटर वायु घनत्व मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा मापन के लिए। एनीमोमीटर पवन वेग मापने के लिए और ऑल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्फ पानी में क्यों तैरती रहती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। डायनामो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। घरेलू विद्युत उपकरणों पर आजकल सितारे अंकित किए जाते हैं। इन उपकरणों पर अंकित सितारे व्यक्त करते हैं सितारों की संख्या जितनी अधिक होती है उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता उच्चतर होती है। जितनी ज्यादा सितारे अधिक होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, इसलिए ऊर्जा दक्षता ज्यादा होती है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 100 वाट का है, 10 घंटे चलता है, 1000 वाट और 5 रुपए प्रति यूनिट है तो 5 रुपए खर्च होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो चांदी इनमें से सबसे अच्छा सुचालक है। डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? 9 यूनिट। अगला है प्रकाश तरंग तंतु प्रकाश की संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंग। पत्तियां क्यों हरी दिखती हैं? हरे रंग का प्रतिबिंब व बचे वर्णों का अवशोषण। माइक्रोस्कोप के लेंस में निम्नलिखित में होते हैं उन्नोत्तर। किस प्रकार के होते हैं? उन्नोत्तर प्रकार के। रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। धूप के चश्मे। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है
पुतली के आकार में परिवर्तन हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। प्रकाश का अपवर्तन जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 17 मीटर। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, सही है। प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ना कि बैगनी। असत्य है। गीले बालों को घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता, सही है। सूखे बालों में घुमाया करता है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है, तो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है, -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। बालहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है जल तरल की पृष्ठ जल की अपेक्षा ज्यादा होती है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन में नहीं होता। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र। इस तरह हमारी जो साइंस एंड टेक का पोर्शन हुआ पूरा, थोड़ा जल्दी जल्दी किया है क्योंकि रिवीजन करना है। अगर इन क्वेश्चंस का आपको डिटेल चाहिए सॉल्यूशन यानी कि थोड़ा व्याख्या और चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में। मैं एक अलग वीडियो में डिटेल इसके एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स की रहने वाली है, और साथ ही हमारा इकोनॉमिक्स के साथ एक टॉपिक और रह गया है, वो है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है बट उसको करने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स इस साल कोई यूज के है नहीं। हाँ, बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी कि किस टॉपिक्स का थोड़ा ज्यादा रिवीजन कर जाए, तो और इस तरह हमारा पूरा हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।